हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और हम लोगों ने एमपीपीएससी के पहले टॉपिक पर यानी कि भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा संकल्पना और विचार पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मैंने ये बताया था कि भारतीय शिक्षा पद्धति किस पर आधारित थी, और फिर मैंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर बात की थी और ये बताया था आपको कि गुरु और शिष्य के संबंध कैसे होते थे, किस आधार पर गुरु दक्षिणा दी जाती थी और किस आधार पर जो है वो ज्ञान दिया जाता था। यानी कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने इस संकल्पना विचार भारतीय ज्ञान परंपरा को देखा था, गुरुकुल प्रणाली को हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि इस गुरुकुल प्रणाली के तहत शिक्षा जहां दी जाती थी, यानी कि जो विश्वविद्यालय खोले गए थे, जो पहले एक गुरुकुल यानी कि आचार्यों के कुल हुआ करते थे, वही चलकर जब गुरुकुल के रूप में तब्दील हो गए, यानी कि जो आगे चलकर विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील हो गए, तो आखिर ये विश्वविद्यालय कौन कौन से थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख केंद्र। तो चलिए चालू करते हैं। भारतीय शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो भारतीय शिक्षा के प्रमुख केंद्रों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नंबर 1 पे एकमात्र पूरे वर्ल्ड में पहली यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो याद रखना कि विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी और भारत की भी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी जो थी वो थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। लेकिन यह यूनिवर्सिटी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहां स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। इसलिए अब भारत की सबसे प्राचीन शिक्षा पद्धति की अगर बात की जाए तो तक्षशिला अब भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि अब नालंदा भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी मानी जाएगी। इस बात को आप लोग याद रखना। नालंदा पाकिस्तान में चला गया तो इसके बाद पाकिस्तान में तक्षशिला चला गया, तो तक्षशिला जब पाकिस्तान में चला गया तो तक्षशिला के पाकिस्तान में जाने के बाद वो तक्षशिला पाकिस्तान के क्षेत्र में, इसलिए वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी? अब नालंदा है। अब देखो बात करते हैं हम तक्षशिला की। तो तक्षशिला की भौगोलिक स्थिति कैसी है, कहां पर है? तो सबसे पहले डीडी कोसांबी ने इसका नामकरण करते हुए कहा है कि यह वो क्षेत्र है जहां पर बढ़ाई और शिल्पकार यानी कि तक्षकार के लोगों की विधियां मतलब इनका व्यापार करने वालों की जो विधियां होती थी, जो एक प्रकार का समुदाय के रूप में कार्य करती थी, तो ये शिल्पकार जो थे, ये तक्षकार जो थे, वो इस एरिया में रहकर व्यापार किया करते थे। और इन्हीं तक्षकारों के कारण इस एरिया को तक्षशिला कहा गया। इसे डीडी कोशांबी ने बताया। और इस तरीके से यहां तक्षकारों की गलियां हुआ करती थी, और इन्हीं गलियों के कारण इस नगर का नाम क्या पड़ गया? तक्षशिला पड़ गया। तो याद रखना कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी वर्तमान में पाकिस्तान में तक्षकारों के रहने के लिए ये नगर बनाए गए थे, जिसके कारण डीडी कोसांबी ने इसे क्या कहा? इसे कहा है तक्षशिला। प्रेजेंट टाइम पे तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है, और यह सिंधु नदी के पूर्वी तट पर यानी कि झेलम और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। यह प्राचीन काल में एक जनपद हुआ करता था जिसका नाम था गांधार, जो आगे चलकर एक महाजनपद भी बनेगा, और इसी महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी तक्षशिला। तो प्रेजेंट टाइम पर अगर हम देखते हैं तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु और झेलम नदी के दोआब में स्थित है। डीडी कोशांबी ने तक्षकारों के कारण इसे तक्षशिला कहा है, और यह मुख्य रूप से जो है भारत की नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। और जहां पर यह स्थित है वो एरिया था प्रेजेंट टाइम पर पाकिस्तान, लेकिन उस समय गांधार हुआ करता था, और गांधार की कैपिटल तक्षशिला हुआ करती थी। कालिदास की एक पुस्तक है जिसका नाम है रघुवंशम। क्या है कालिदास की पुस्तक का नाम? रघुवंशम। और इसमें उन्होंने बताया है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा राम के छोटे भाई भरत ने गांधार को जीत लिया, और गांधार को जीतकर उन्होंने अपने पुत्रों तक्ष और पुष्कल को यहां का शासक नियुक्त किया। तो
रामायण काल में जो रघुवंशम है, जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें भगवान राम के 14 पूर्वजों की कहानी है, यानी कि उनके पूर्व के पूर्वजों की कहानी बताई गई है। तो इसी में यह बताया गया है कि भगवान राम के जो भाई थे भरत, उनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम था तक्ष और एक का नाम था पुष्कल। और तक्ष और पुष्कल जो है, इन दोनों पुत्रों के नाम पर सिंधु नदी के दोनों किनारों पर एक तरफ तक्षशिला और एक तरफ पुष्कुलावती की स्थापना की गई। और इस तरीके से दोनों किनारों पर 2 नगर बसाए गए। और इस तरह इन दोनों नगरों के बीच में जो नदी बहती थी, वो बहती थी सिंधु नदी। और इसी क्रम में महाभारत में भी हमें तक्षशिला के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें राजा परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय, और जन्मेजय ने तक्षशिला को जीतकर वहां पर सर्प यज्ञ करवाया। और इस तरीके से गांधार वाला इलाका परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के अधिकार क्षेत्र में रहा। और इस तरह हमें इस तक्षशिला की जानकारी वाल्मीकि की रामायण और महाभारत में भी मिलती है, जहां पर उन्हें परीक्षित के पुत्र के द्वारा जीता हुआ बताया गया है। इसके अलावा पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, याद रखना भैया। संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी है। और इसी पाणिनि की अष्टाध्यायी के तहत और जातक कथाएं किसके बारे में बताती हैं? तो याद रखना, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और इसी जातक कथाओं में हमें तक्षशिला के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो भैया इंफॉर्मेशन हमें कहां कहां मिल रही है तक्षशिला की? तो तक्षशिला की इंफॉर्मेशन हमें वाल्मीकि के रामायण में मिलेगी, तक्षशिला की जानकारी हमें महाभारत में मिलेगी, तक्षशिला की जानकारी हमें पाणिनि के अष्टाध्याय में मिलेगी और जातक कथाओं में मिलेगी। तो याद रखना तक्षशिला के बारे में। अब बात आती है कि आखिर ये नगर कब खोजा गया, क्योंकि अगर हम एंशिएंट एज में देखें तो ये महाजनपद जो हुआ करता था गांधार, उसकी कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन जब 1863 में यहां पर एक जो थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, और जिन्हें कि आर्कियोलॉजिकल का जो है फादर माना जाता है इंडिया में, उन्होंने तक्षशिला के खंडरों को खोज निकाला। और तक्षशिला के खंडरों को जब खोज निकाला तो तक्षशिला के खंडरों में ही उन्हें यह पता चला कि यहां पर कुछ ना कुछ एंशिएंट काल में बना होगा। और जब 1912 से 1929 के बीच जॉन मार्शल के समय यहां पर गहन अध्ययन किया गया। जब गहन अध्ययन किया गया तो जॉन मार्शल ने तक्षशिला से धर्मराजिका और चिरस्तूप का पता लगा लिया। यानी कि इस तक्षशिला को जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1863 में खोज लिया। लेकिन जब इसकी आगे खुदाई जॉन मार्शल ने करना चालू की तो वहां 2 स्तूप मिले, एक धर्मराजिका स्तूप और एक है चिर स्तूप। जब ये स्तूप मिले तो इस आधार पे याद रखना कि तक्षशिला के नगरों को जब खुदाई की गई तो इसके 3 स्तर दिखाई देते हैं। 3 स्तर दिखाई देते हैं, मतलब कि 3 प्राचीन नगर दिखाई देते हैं, एक के बाद एक 3 नगरों की लेयर दिखाई देती है। और इस तरह इनके ऊपर बसा हुआ था वर्तमान तक्षशिला। एक था जो लेयर, इसे भीर का टीला, दूसरा सिरकप और तीसरा सुरसुख कहा जाता था। यानी के तक्षशिला की अगर बात की जाए तो भीर का टीला, सिरकप और सिरपुर जो हैं, सिरसुख जो हैं, वो मुख्य रूप से ये हुआ करते थे। इसमें सबसे पुराना नगर जो था वो भीर के टीले को कहा जाता था। और भीर के टीले के स्थान को कहने की वजह से तक्षशिला जो है वो यहाँ का एक फेमस विश्वविद्यालय बन गया। तो याद रखना तक्षशिला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है तक्षशिला के बारे में कि तक्षशिला जो है वो 1863 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसे खोजा गया। जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई की और धर्मराजिका और चिर स्तूप यहां पर मिले। इसके अलावा 3 नगर मिले जिसमें भीर का टीला, सिरकप और सिरसुख था। लेकिन जहां पर हमें ये तक्षशिला मिला है, विश्वविद्यालय मिला है, वो भीर के टीले पर मिला है। और इस तरीके से तक्षशिला को खोज लिया गया। अब तक्षशिला क्योंकि भैया सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, पढ़ने लिखने वाले थे तुम लोगों की, जैसे भैया पढ़ाई लिखाई करोगे तो इसमें एडमिशन मिल जाएगा तुम लोगों को। लेकिन भैया
इसमें लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए प्राचीनतम विश्वविद्यालयों की अगर बात की जाए तो तक्षशिला इसका सबसे मेन विश्वविद्यालय है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये शिक्षा का मेन केंद्र बना रहा और इस तरीके से 5th सेंचुरी तक कोई इसे तोड़ नहीं सकता था और इसलिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक सबसे मेन यूनिवर्सिटी के रूप में एस्टेब्लिश हो चुका था और इस तरह ये बौद्ध और जैन धर्म का भी केंद्र बन चुका था। यानी कि वैदिक धर्म के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी यहां पर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। इसके अलावा शिल्प और उद्योगों की अगर बात की जाए तो बौद्ध काल में तक्षशिला में 36 प्रकार के शिल्प उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि यहां पर कई प्रकार के शिल्पकार हुआ करते थे, तक्षकार हुआ करते थे जो अपनी कलाएं दिखाया करते थे और इस बौद्ध काल में तक्षशिला के जब 36 प्रकारों को दिखाया जाता था, 36 प्रकार के शिल्प दिखाए जाते थे, जिसके आधार पर इसे क्या कहा गया, इसे तक्षकारों का नगर कहा गया। तो याद रखना भैया तक्षकारों का नगर था ये। छात्र संख्या की बात की जाए तो यहां विश्व भर के लगभग 10,500 से ज्यादा अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे और लगभग भैया 10,500 विद्यार्थी यहां पर अध्ययन करने आते थे। इतनी बड़ा तक्षशिला बनाया गया था और यहां पर सिर्फ द्विज लोगों को ही शिक्षा करने का अधिकार दिया गया था। द्विज में कौन आते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोगों को ही द्विज कहा जाता है। इसमें शूद्र वर्ण को काउंट नहीं किया जाता। तो याद रखना द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और इन्हें यहां पर शिक्षा देने का अधिकार दिया गया था। यहां पर 10,500 विद्यार्थी लगभग 60 प्रकार के विषयों को पढ़ते थे और इस तरह 60 प्रकार के विषयों का अध्ययन किया करते थे। बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि तक्षशिला धनुर्विद्या और चिकित्सा का भी केंद्र बन गया था और इस तरीके से यहां पर धनुर्विद्या और चिकित्सा दोनों सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के विषय बन चुके थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी सबसे पावरफुल यूनिवर्सिटी के रूप में स्टैब्लिश हो गई और यहां पर हजारों तादाद में बच्चे एडमिशन लेने आया करते थे। तो याद रखना अगर तुमको जाना हो तो तुम लोग पाकिस्तान में जाकर तक्षशिला में एडमिशन ले लेना, ठीक है। चलो तो भैया यहाँ के स्नातक मस्तिष्क के भीतर और अतड़ियों तक का ऑपरेशन कर लेते थे। भैया साइंस में तरक्की हो रही थी, ऋषि मुनियों ने ऐसा ज्ञान देना चालू किया यहाँ के बच्चों को कि चिकित्सा के क्षेत्र में ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रही है, एक बकायदा चीरा फाड़ी कर रहे, पूरी मस्तिष्क के भीतर जान लिया उन्होंने क्या बज रहा है, क्या संरचना है हमारी। उन्होंने अतड़ियों तक का ऑपरेशन कर दिया, किस तरीके से शरीर के अंदर की संरचना बनाई जाती है और इस तरह आने वाले जो चिकित्सक थे चरक, उनके लिए पूरा बेस तैयार कर दिया था तक्षशिला ने। आने वाले समय में हमें इस यूनिवर्सिटी से पढ़े कई ऐसे चिकित्सकों के बारे में जानकारी मिलती है जिसमें सबसे पहले थे जीवक। जीवक मगध के सम्राट और हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के राजवेद हुआ करते थे। जब ये बिंबिसार के राजवेद हुआ करते थे तो इस समय उज्जैन का एक राजा हुआ करता था जिनका नाम था चंड प्रगोद और उज्जैन के इस राजा चंड प्रगोद के बारे में यह कहा जाता है कि चंड प्रगोद हो गया था बीमार और जब चंड प्रगोद बीमार पड़ गया तो उसे उसके राजवेदों ने बहुत ठीक करने की कोशिश करी लेकिन वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था और इस तरह उन्हें एक रोग हो गया था जिस रोग को कहा जाता था पांडु रोग। पांडु रोग को आज कहा जाता है पीलिया और इस तरह उन्हें पीलिया यानी पांडु रोग हो गया। जब पीलिया यानी कि पांडु रोग हो गया तो इसकी वजह से भाई साहब जो हैं एकदम चंड प्रगोद एकदम पीले टाइप के पड़ गए, नाखून फाखून सब पीले पड़ गए उनके। अब बिंबिसार को जब इस बारे में पता चला तो बिंबिसार ने तक्षशिला से पड़े हुए अपने राजवेद जीवक को बोला कि जीवक जा भैया जरा मार्केट में देखकर आज चंड प्रगोद की क्या हालत हो रही है। जीवक गया चंड प्रगोद के पास और कुछ महीने वहीं पर रहकर जड़ी बूटियों के साथ जो उसे तक्षशिला में बैठकर सीखी थी वो सब जड़ी बूटियां उसको खिलाना चालू की और देखते ही देखते उसकी तबीयत में सुधार होने लगा और इस तरीके से उसने उसे पीलिया से
मुक्त कर दिया। और इस तरीके से हर्यक वंश और उज्जैन के महाजनपदों के बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। और इस तरीके से जीवक को बाल रोग विशेषज्ञ माना जाता है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे हमारे जीवक। बच्चों को देख के नब्स पकड़ के देख लेते, क्यों चिड़चिड़ा रहा, पटाख से पटमट बड़ी पे मार देते थे और बकायदा उसको सही कर देते थे। तो बच्चों के डॉक्टर थे हमारे जीवक भाई, ठीक है, बहुत ही फेमस हैं जीवक। इसके बाद अगले आए चरक। चरक ने तो और मार्केट में तहलका मचा दिया। चनक जो थे वो कनिष्क के राजवेद हुआ करते थे और इन्होंने चरक संहिता लिखी, जिसके तहत उन्होंने शल्य क्रियाओं को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है इस पर अपना ज्ञान दिया और अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। एकदम शारीरिक संरचना लोगों को समझा दी कि शरीर कैसे काम करता है, कहां पर नस दबाने पर क्या होता है, सब कुछ सिखा दिया उन्होंने चरक संहिता में, ठीक है। इसके अलावा पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, प्रसेनजित, कौटिल्य, कौटिल्य तो वहां के प्रिंसिपल बनाए गए, चंद्रगुप्त, वसुबंधु, सभी ने मिलकर यहां पर शिक्षा प्राप्त करी थी। और इस तरह वसुबंधु जैसे बौद्ध भिक्षु भी वहां पर रहा करते थे, यानी बौद्धों का भी एक केंद्र बन चुका था। यानी ऑल ओवर तक्षशिला जो है वो मार्केट में पूरा छाया हुआ था। इंडिया में नंबर 1 टॉप की यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला और बड़े बड़े साइंटिस्ट, व्याकरणाचार्य इसमें से पढ़ते थे। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, प्रसेनजित, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, वसुबंधु, चरक, जीवक, बहुत सारे मार्केट में इस समय आ चुके थे। और इस तरह यहां पर आंखों पर भी अध्ययन किया जाता था, नेत्र चिकित्सा। और अश्वघोष के अनुसार तक्षशिला में नेत्रों को भी सही करने का कार्य किया जाता था। और इस तरह तक्षशिला जो है वो एक बेहतर यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप होने लगी थी। और इसमें हर किसी का एडमिशन नहीं होता था, यहां पर परीक्षा देनी होती थी और परीक्षा भी एक विशेष प्रणाली के तहत दी जाती थी। इसलिए परीक्षा देते समय विद्यार्थी कौन उसमें पढ़ेगा ना, बाढ़ सी बाढ़ आ जाएगी मार्केट में, आ जाओ तक्षशिला पढ़ने चलते, तक्षशिला पढ़ने चलते, तो हर कोई तक्षशिला में एडमिशन नहीं ले सकता था। बकायदा एग्जाम होता था तक्षशिला में और इसके लिए मूल्यांकन किया जाता था छात्रों का। और छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक विद्वानों की मंडली हुआ करती थी जिसे विद्वत मंडली कहा जाता था। और यही विद्वत मंडली उसके व्यावहारिक और मौखिक परीक्षा लेती थी। और मौखिक परीक्षा लेने के बाद अगर उनका एडमिशन हो जाता था तो उसके बाद उन्हें स्नातक की उपाधि से भी नवाजा जा सकता था। और इस तरीके से इन छात्रों को शिक्षा देने के बाद आचार्य जो हैं वो विद्वत मंडली से परामर्श करने के बाद विद्वत मंडली का जो निरीक्षण होता था, जो उस बालक को कुछ प्रश्न पूछकर उसका निरीक्षण करते थे, उसके आधार पर आचार्य उन्हें स्नातक की उपाधि प्रदान किया करते थे। तो कौन करता था स्नातक की उपाधि? आचार्य लोग प्रदान किया करते थे। अब स्नातक होने वाले जो होते थे, इन लोगों को जब ये पास हो जाते थे बालक, तो ये स्नातक की डिग्री लेकर उस विश्वविद्यालय से निकलकर पाटलिपुत्र, वाराणसी जैसे बड़े बड़े नगरों में जाते थे और वहां पर जाकर ये वहां पर आचार्य का काम किया करते थे। तो जो भी तुम्हें दरबार में ऋषि मुनि बैठे हुए दिखाई देते हैं वो संभवतः किसी ना किसी गुरुकुल से या विश्वविद्यालय से जुड़े होते थे। और इस तरीके से इन आचार्यों के द्वारा ही उस राज्य के धर्म के अनुसार किस तरह कार्य किया जाना चाहिए इस पर वो कार्य करते थे। तो तक्षशिला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी बन चुकी थी तक्षशिला। लेकिन तक्षशिला का समय के साथ पतन हो गया। और तक्षशिला का पतन होने का कारण क्या था कि नालंदा से थोड़ी सी भिन्नता थी इसकी, क्योंकि नालंदा को तो राजाओं ने अपना संरक्षण दिया और एकदम फला फूला राजा जो हैं जब चाहे अग्रहार दान दे देते थे, जब चाहे सोना चांदी दान दे देते थे। तो नालंदा में सोने की छत लगवा रहा था, जहां पर कोई लगवाता था, जैसे मान लो सोने का दान दे देता था, चांदी को दान दे देता था। और इस तरीके से राजकीय संरक्षण नालंदा को बहुत था। लेकिन तक्षशिला को नालंदा की तरह इतना संरक्षण प्राप्त नहीं था। नालंदा बड़ी एरिया में बनाई गई थी, वहां पे बड़े बड़े हॉल होते थे और पुस्तकालय होते थे। लेकिन यहां पर देखा जाए तो ना तो कोई हॉल होता था और ना ही कोई पुस्तकालय होता था। यानी तक्षशिला में ना तो पुस्तकालय था और ना ही कोई हॉल था।
विश्वविद्यालय के संचालन के लिए कोई नियमित आय का स्रोत भी नहीं था तक्षशिला में। जो जितना दे दे उतने से ही वो विश्वविद्यालय चलता था, यानी नियमित रूप से आय भी नहीं होती थी, कोई संचालन करने के नियमित रूप से आय भी नहीं हो पाते थे। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट में यानी पश्चिमोत्तर भारत में स्थित होने के कारण तक्षशिला को बार बार विदेशियों का आक्रमण झेलना पड़ा। यवन, शक, पहलव, कुषाण जब मुंह उठा के आ जाते थे और मुंह उठा के आक्रमण करते थे, जिसका खामियाजाना तक्षशिला को उठाना पड़ता था। और इन विदेशी आक्रमणकारियों में हुण और जैसे अन्य आक्रमणकारियों के आक्रमण से इसका महत्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा और तक्षशिला डाउन होने लगा। लोगों ने एडमिशन लेना बंद कर दिए, एडमिशन कम होने लगे और इसी के कारण विदेशी यात्री जब 4वीं शताब्दी में आए तो चीनी यात्री फायान ने तक्षशिला का उल्लेख नहीं किया, यानी तक्षशिला अब शिक्षा का केंद्र नहीं रहा था। 7वीं सदी में भारत में चीनी यात्री आए, हैंसवांग ने भी तक्षशिला में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बताया, बल्कि यह बताया कि तक्षशिला कश्मीर का ही एक राज्य हुआ करता था। और इस तरीके से धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से यह यूनिवर्सिटी समाप्त होने लगी। और गुप्त काल तक आते आते तक्षशिला विश्वविद्यालय शैक्षणिक का महत्व समाप्त हो चुका था। अल बरूनी ने भी कहा है कि इसमें कि हिंदू विधाएं हमारे विजित प्रदेशों से भागकर कश्मीर और वाराणसी जैसे सुदूर स्थानों में चली गई है, जहां मेरे हाथ नहीं पहुंच सकते। यानी अल बरूनी कहता है कि पहले तक्षशिला केंद्र हुआ करता था, लेकिन 11वीं शताब्दी में जब अल बरूनी आया तो शिक्षा का केंद्र बदल के नालंदा हो चुका था। और जब उसे पता चला कि यहां पर भी ज्ञान दिया जाता था, लेकिन वो ज्ञान अब नालंदा पहुंच चुका है, तो अल बरूनी ये कहता है कि हिंदू विधाएं अब मेरे विजित प्रदेशों, मतलब कि जहां पंजाब वाले इलाके में जब मोहम्मद गजनवी ने अधिकार कर लिया था तो वहां पर वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए अल बरूनी भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमा और अलग अलग हिस्सों में घूमकर उसने संस्कृत सीखी और संस्कृत सीखकर भारतीय ग्रंथों के वेदों उपनिषदों का अध्ययन किया। और इस तरह अल बरूनी ने कई भाषाओं को जाना और इस आधार पर उसने ज्ञान प्राप्त किया और वहां के ग्रंथों को भी याद किया। तो सिंपल सी बात है, तक्षशिला विश्वविद्यालय मोस्ट इंपोर्टेंट था। अब हम करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा क्या है? तो नालंदा प्राचीन भारत के एक विशेष विश्वविद्यालयों में से एक है। जिस तरह नालंदा का वैभव और नालंदा की हमें संरचना देखने को मिलती है, ऐसी संरचना पहले कभी दूसरी यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिली। नालंदा प्राचीन भारत के महाविहारों यानी विश्वविद्यालयों में सबसे विशाल और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महाविद्यालय है। और इस तरह नालंदा के बारे में यह कहा जाता है कि इसे जो है वो इस तरीके से तैयार किया गया था कि इसमें कई विद्वान रहा करते थे जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, इसलिए नालंदा को सूचना का अगाध कोश कहा गया। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना से लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक गांव के समीप यह स्थित था, यानी पटना के पास स्थित था नालंदा। और इसकी खोज भी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और 1863 में किसकी की थी? तक्षशिला की थी। और इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटियां खोली गई। नालंदा संस्कृत शब्द नालंदा से बना है, जिसका अर्थ होता है कमल, और कमल जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और इस तरह नालंदा का अर्थ कमल देने वाली अर्थात ज्ञान देने वाली कहा गया है। और इस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम कमल के नाम पर ज्ञान देने वाली संस्था के रूप में किया गया था। तो नालंदा अपने आप में बहुत ही फेमस बन चुका था। नालंदा को राजकीय संरक्षण प्राप्त था और नालंदा जो है वो मुख्य रूप से गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के समय, यद्यपि ये एक शहर के रूप में तब्दील हो चुका था। नालंदा बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारीपुत्र की जन्मभूमि थी और सारीपुत्र इसी नालंदा से आए थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और प्रमुख शिष्य बने।
मौर्य काल में अशोक ने सारीपुत्र की समाधि पर एक स्तूप बनाया है जो कि मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है, और यहां पर सारीपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां रखी हुई हैं। और इस तरह अशोक ने बौद्ध धर्म के इस अनुयायी सारीपुत्र की समाधि बनवाई थी। प्रारंभिक समय में ब्राह्मण शिक्षा और बौद्ध शिक्षा दोनों का ही केंद्र बना रहा, किंतु आगे चलकर नालंदा यूनिवर्सिटी वैदिक धर्म से ज्यादा बौद्ध धर्म को महत्व देने लगा, और इस तरीके से यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया, और बौद्ध धर्म के तहत यहां पर शिक्षाएं प्रदान की जाने लगी। संस्थापकों में बात की जाए तो चीनी यात्री हैंसवांग के अनुसार शकादित्य के बारे में कहा जाता है कि किसने इसकी स्थापना की, तो स्थापना में कहता है हैंसवांग कि इस समय एक शासक हुआ गुप्त वंश का जिसका नाम शकादित्य था। उसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की, और आस्था प्रकट करते हुए इसी शकादित्य ने यहां पर एक बिहार बनवाया जो कि आगे चलकर यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हो गया, और वो था कुमारगुप्त प्रथम। और कुमारगुप्त प्रथम जिसने 415 से 455 तक शासन किया है, जिससे महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की, और इस तरह उसने एक विशेष महाविद्यालय स्टैब्लिश कर दिया। तो याद रखना, महाविद्यालय को स्थापित किया नालंदा यूनिवर्सिटी में कुमारगुप्त प्रथम ने, और इस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की उस समय की दूसरी सबसे यूनिवर्सिटी और अब भारत की पहली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो भैया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई, और कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को लगभग 450 ईस्वी तक बना दिया। आगे चलकर बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, नरसिंह गुप्त, बालादित्य और उनके पुत्र वज्र ने दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर में कई बौद्ध विहार बनवाए। नरसिंह बालादित्य ने नालंदा में 80 फीट की ऊंची बुद्ध प्रतिमा बनाई, और इस तरह 80 फीट की बुद्ध प्रतिमा जो है नरसिंह गुप्त बालादित्य के द्वारा, जो गुप्त वंश का अंतिम पावरफुल शासक था, उसके द्वारा बनाई गई। गुप्तों ने तो नालंदा को संरक्षण दिया ही दिया था, लेकिन गुप्तों के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने यहां पर छठा बौद्ध विहार यानी ताम्र विहार बनवा कर दिया, और सभी विहारों को चारों ओर से घेरते हुए एक 4 दीवारी बना दी, जिसमें कि इन विहारों को चारों तरफ से घेर दिया जाए। हर्षवर्धन ने लगभग 100 गांव की आय जो है इसको निर्वाह करने के लिए दी, और इस तरीके से हर्षवर्धन के समय भी इसे पाल पोस कर बड़ा किया गया। 100 गांव का दान इसे दिया गया, यहां पर चारों ओर से विहारों को घेरा गया, और इस तरीके से उसने अपने जो है हर्षवर्धन ने इसे आगे बढ़ाया। पाल शासकों की बात की जाए तो 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को वापस से पुनरुद्धार करवाया, और नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस से बनाने का प्रयास किया। धीरे धीरे जो खामियां थी उन खामियों को दूर किया गया, और इसका पूरा खर्च उठाने के लिए उसने लगभग 200 गांव की आय इस यूनिवर्सिटी को दे दी। यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को राजकीय संरक्षण जितना मिल रहा था उतना तक्षशिला को नहीं मिला था। हर्षवर्धन 100 गांव देके जा रहा है, धर्मपाल 200 गांव देके जा रहा है, और इसके अलावा विदेशी लोग भी दान दे रहे हैं। और धर्मपाल ने यह व्यवस्था विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रशासनिक परिषद ही नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य करेगा इसको लेकर तैयार कर दी। और इस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद पाल शासकों ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्थापित की, और इसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नालंदा विश्वविद्यालय के अंडर में रखा गया। ठीक, पाल शासक महिपाल प्रथम ने अग्निकांड में नालंदा के कुछ विहारों के नष्ट हो जाने पर उसे वापस बनवाया, लेकिन विदेशी शासकों का योगदान इसमें यह रहा कि 12वीं सदी में जावा यानी सुमात्रा के एक शासक हुए जिनका नाम था बालपुत्र देव। और बालपुत्र देव जो हैं वो जावा यानी कि इंडोनेशिया से बौद्ध धर्म के प्रचार होने के कारण बौद्ध धर्म के प्रति जानने की लालसा उनके अंदर जागृत हुई, और इस तरह बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाना चाहा, और इसके लिए उन्होंने बंगाल के शासक देवपाल से उसके कार्य करने के लिए, उसे चलाने के लिए
500 गांव दान में प्राप्त किए। और इस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी जो है पाल शासकों के द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा बकायदा इसको संरक्षण मिलता रहा। और इस तरीके से कई गांव जो हैं वो दान कर दिए गए नालंदा यूनिवर्सिटी को। नालंदा यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो यहां पर 8 बड़े बड़े कमरे और 300 छोटे कमरे होते थे। यानी कि 8 बड़े बड़े कमरे और 300 छोटे कमरे। यहां पर एक पुस्तकालय होता था जिसे धर्मगज कहा जाता था। धर्मगज यानी धर्म यज्ञ के नाम से भारत का सबसे प्राचीन पुस्तकालय है। सबसे प्राचीन पुस्तकालय धर्मगज या धर्म यज्ञ पुस्तकालय नालंदा में। और इस पुस्तकालय में 3 भवन हुआ करते थे, रत्नसागर, रत्नोदही, रत्नरंजक। और इस तरह यहां पर जैन ग्रंथ सूत्रकृतांग में नालंदा को हस्तियान नामक सुंदर उद्यान का वर्णन मिलता है। और इस तरीके से यहां पर 3 तरह की लाइब्रेरियां हुआ करती थी, रत्न सागर, रत्न दही और रत्न रंजक। और इस तरीके से नालंदा में 3 यूनिवर्सिटियां, 3 जो हैं भवन हुआ करते थे जो पुस्तकालय के रूप में डेवलप किए गए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी की प्रमुख शाखाओं की अगर बात की जाए तो यहां पर नालंदा महायान बौद्ध धर्म का केंद्र बना। याद रखना, नालंदा किस बौद्ध धर्म का केंद्र बनेगा? नालंदा का केंद्र बनेगा, है ना, महायान शाखा का बनेगा। इसमें पाली भाषा में अध्ययन अब अनिवार्य कर दिया गया क्योंकि बौद्धों ने इसे अब संरक्षण में लिया और इसे जो है पाली भाषा अनिवार्य कर दी गई। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हीनयान, वेद, हेतु विधा यानी तर्कशास्त्र, शब्द विद्या, तंत्र विद्या, धातु विद्या, शल्य विद्या, चिकित्सा, योग शास्त्र, व्याकरण, दर्शन, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। और इस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था अब भारत में, क्योंकि तक्षशिला अपना स्थान खो चुका था। चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करने के लिए भी यहाँ पर विद्यार्थियों को अनिवार्य किया गया, यानी कि यहाँ पर चिकित्सा में भी अध्ययन किया जाएगा। और इसके अलावा नालंदा महाविहार उच्च शिक्षा का केंद्र होने के साथ साथ 20 वर्ष के विद्यार्थियों को ही इसमें प्रवेश देने के लिए आमंत्रित करती थी। और इस तरीके से 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला बालक ही इस नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है शामिल हो सकता था, प्रवेश दिया जा सकता था। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की अगर बात की जाए तो यहां पर सिर्फ भारतीय छात्र नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले छात्रों ने भी वहां पर एजुकेशन प्राप्त की। और इस तरीके से भारत में चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मिडिल एशिया से कई विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहां पर आए और इन्होंने समय समय पर यहां पर शिक्षा लोगों को उपलब्ध कराई और इस तरीके से शिक्षा का केंद्र बन गया ये। नालंदा विश्व का पहला पूर्णतः आवासीय महाविद्यालय था, विद्यार्थी यहां रहते थे। और इतिसंघ कहता है कि चीनी यात्री ने कि यहां पर भर्तृहरि शास्त्र का उल्लेख मिलता है। भर्तृहरि पाल शासक धर्मपाल के समय के शासक हुआ करते थे और इतिसंघ ने नालंदा में 10 महीने रहकर महायान बौद्ध धर्म और योग शास्त्र का अध्ययन किया। और जब इतिसंघ यहाँ पर कुलपति जो थे वो थे राहुल मित्र। तो जब इतिसंघ यहाँ पर आया तो इस समय राहुल मित्र जो थे वो यहाँ के प्राचार्य हुआ करते थे। यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित की गई थी और इस तरीके से उन्हें यहाँ पर जो है शिक्षा का केंद्र के रूप में डेवलप किया गया। नालंदा महाविहार के अधिकारों में लगभग 200 गांव का राजस्व मिलता था, यह भी इतिसंघ ने बताया। नागार्जुन, नालंदा महाविहार में नागार्जुन ने बौद्ध विद्वान राहुल भद्र का शिष्यत्व स्वीकार किया था और इस तरह नालंदा महाविहार में नागार्जुन जो थे वो एक प्रकांड बौद्ध भिक्षु बनेंगे। और इस तरीके से चंद्रकीर्ति, ये भी नालंदा में बौद्ध विद्वान चंद्रकीर्ति ने दक्षिण भारत में जाकर अपने धार्मिक वाद विवादों से लोगों को परास्त किया। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी में नागार्जुन, चंद्रकीर्ति जैसे विद्वान रहे और जिन्होंने लगभग यहां पर रहकर दूसरे देशों में जाकर अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। नालंदा महाविहार उच्च शिक्षा का केंद्र था, 20 वर्षों से कम में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इस समय विद्यार्थियों का प्रवेश पहले से कठिन परीक्षा देना होता था, 10 में से 3 या 4 विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाते थे।
इस समय हैंसवांग कहता है कि विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा नहीं, मात्र 10,000 थी। उस समय के अनुसार आचार्यों की संख्या 1510 हुआ करती थी, यानी शिक्षक छात्रों के बीच अनुपात 1:10 था, जो कालांतर में चेंज करके 1/6 किया गया, जिससे कि भारत में रहने वाले हर बालक को अंग्रेजी शिक्षा मतलब भारतीय शिक्षा मिल सके। और इस तरीके से शिक्षकों को छात्रों का अनुपात दिया गया था, जिसमें एक टीचर 10 विद्यार्थियों को पढ़ाता था, आगे चलकर एक टीचर 6 विद्यार्थियों को पढ़ाता था। प्रमुख आचार्यों की बात की जाए तो यहां पर कई आचार्य जो थे वो थे जैसे धर्मपाल, शीलभद्र, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, दिंगराग, ज्ञानचंद, नागार्जुन, अश्वसंधु, असंग, धर्मकीर्ति, चंद्रकीर्ति, वीरदेव, शांत रक्षित, पद्म संभव जैसे यहां पर कई जो हैं वो बौद्ध विद्वानों ने यहां पर ज्ञान प्राप्त किया, और बौद्ध विद्वानों ने अपना ज्ञान प्राप्त करके उसे लोगों तक फैलाया, विदेशों तक फैलाया। और इस तरह जब हैंसवांग यहां पर आया तब कुलपति शीलभद्र था, जब इति सिंह आया तो राहुल मित्र था, और शीलभद्र जो है उसने हैंसवांग को सत्य और धर्म का भंडार कहा। तो हैंसवांग ने शीलभद्र को सत्य और धर्म का भंडार कहा। शीलभद्र की मृत्यु की खबर सुनकर हैंसवांग के मुख से निकल गया, आज ज्ञान का नेत्र बंद हो गया है और संसार सागर से उतरने वाली नौका जाती रही है। और इस तरीके से याद रखना कि इस समय बहुत बड़ा केंद्र के रूप में उभर चुका था नालंदा। शीलभद्र जैसे आचार्य यहाँ पर हैंसवांग के समय शिक्षा दे रहे थे, इसी सांग के समय राहुल मित्र जैसे लोग दे रहे थे। और 8वीं शताब्दी में नालंदा से तिब्बत जाने वाले विद्वान हुए चंद्र गोमिल, और चंद्र गोमिल ने नालंदा से तिब्बत जाने वाले अनेक ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। और इस तरह चंद्र गोमिल ने तिब्बती भाषा में अनुवाद करके बौद्ध ग्रंथों को तिब्बत में फेमस कर दिया। और इस तरीके से शांत रक्षित भी एक विद्वान हुए जिन्होंने तिब्बत नरेश के निमंत्रण पर वहां गए और आचार्य बोधिसत्व की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। तो याद रखना, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए 2 स्टूडेंट, एक का नाम था चंद्र गोमिन और एक का नाम था शांत रक्षित। चंद्र गोमिन और शांत रक्षित ने तिब्बत में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म का प्रचार करके बौद्ध धर्म को केंद्र बना दिया। तो कौन गया था? चंद्र गोमिन और शांत रक्षित गए थे। शांत रक्षित ने तिब्बत नरेश के निमंत्रण पर वहां गए और आचार्य बोधिसत्व की उपाधि धारण करी और इस तरह बोधि मत स्थापित हो गया तिब्बत में। शांत रक्षित जीवन पर्यंत मंड के अध्यक्ष रहे और फिर पद्म संभव की सहायता से शांत रक्षित के इस कार्य में नालंदा से ही शिक्षित कश्मीरी बौद्ध विद्वानों को यानी पद्म संभव ने सहायता की थी। तो शांत रक्षित को यहां पर अपना कार्य स्थापित करने के लिए कश्मीरी बौद्ध विद्वान पद्म संभव ने सहायता की। तिब्बत एवं चीन जाने वाले नालंदा के अन्य विद्वानों में कर्मशील, कुमारजीवी, धर्मदेव और गुण वर्मा का नाम आता है। तो तिब्बत एवं चीन जाने वाले कई हमें विद्वान मिलते हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार वहां पे किया, जैसे कर्मशील हो गए, कुमारजीवी हो गए, धर्मदेव हो गए, गुण वर्मा हो गए। ये सब वहां जाकर अलग अलग देशों में जाकर, विदेशों में जाकर अपना प्रचार करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी का पतन कैसे हो गया, इसको लेकर कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस विश्वविद्यालय को 11वीं सदी में पाल शासकों ने नालंदा का ही भार कम करने के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसे आगे चल के पाल शासकों ने विक्रमशिला को ज्यादा राजकीय महत्व देना चालू कर दिया और विक्रमशिला को ज्यादा राजकीय महत्व देने की वजह से नालंदा का महत्व घटने लगा। इस समय तंत्रयाद तिब्बती स्रोतों के अनुसार पता चलता है कि इस समय नालंदा पर तंत्रयान का प्रभाव बढ़ने लगा था और नालंदा की प्रतिष्ठा में भी कमी आने लगी। यानी बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने की वजह से 9th और 10th सेंचुरी में इसमें एक नया संप्रदाय उत्पन्न हो गया था जो कि भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करता था, वो था तंत्रयान। और इस तरीके से तंत्रयान को भी इसमें शामिल नालंदा जो है तिब्बती स्वरूप नालंदा जो है वहां भी तंत्रयान का प्रभाव बढ़ने लगा। 1203 में भारत पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया और जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके 2 सेनापति थे। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक को यह कहा गया कि वो भारत के जीते हुए क्षेत्रों को बनाए रखे। दूसरी तरफ एक और शासक
जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार जीतने के लिए भेजा गया। जब 1203 में ये मुस्लिम आक्रमणी बंगाल और बिहार को खींचने के लिए आगे बढ़ा तो इसी ने नालंदा बिहार को नष्ट कर मारा। उसे लगा कि ये नालंदा बिहार जो है वो हथियारों और सोना और चांदी छुपाने के लिए बनाया गया था। वहां पर हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, इसलिए उसको वो सेना में समझ लिया। यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था बेहतर थी, इसलिए खजाने का अनुमान लगा दिया और बख्तियार खिलजी ने अटैक कर दिया नालंदा पे। अब जैसे ही नालंदा पे अटैक किया तो नालंदा में टिंडा मिल रहा, सोना चांदी और हथियार, वहां तो किताबें मिल रही। और इस तरह उस समय क्या होता था कि जब सेना किसी क्षेत्र पर आक्रमण करती थी तो लूटपाट मचाती थी। जब वो नालंदा यूनिवर्सिटी में घुसे और उन्होंने लूटपाट करना चाहिए, लेकिन ना तो लूट मिली ना पाट मिला और उन्हें कोई हाथ नहीं लग रहा, और इस तरह विद्यार्थी इस जगह से उधर जगह भाग रहे। इसलिए सैनिकों को गुस्सा आया और सैनिकों ने उस की लाइब्रेरी जो उस समय बनाई गई थी 3 लेयरों वाली, इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी जो उस समय भव्य बना हुआ था, उस पर इतना जोरदार प्रहार किया कि उस पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगा दी बख्तियार खिलजी के सैनिकों ने। और इस तरह इस पूरी यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी के सामने जला दिया गया और भारत की ऐसी कई पुस्तकें जो भारत के लिए उपयोगी मानी जाती थी वो सारी पुस्तकें नष्ट कर दी गई। और इस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय हमारे हजारों ग्रंथों को लेकर जन्मभूमि जिसे हम भारत कहते हैं उसकी गोद में सो गया। और इस तरह बहुत सारे क्षेत्र से हमारा ज्ञान चला गया। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर मारा और नालंदा यूनिवर्सिटी भारत से नष्ट हो गई। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक बल नामक स्थान था जहां पर 5th सेंचुरी में मैत्रक वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था भट्टाक। भट्टाक याद रखना कि मैत्रक राजवंश की राजधानी हुआ करते सी इस समय वल्लभी, और इस समय मैत्रक वंश का शासन हुआ करता था जिसका शासक भट्टक था। यहां पर अल्तेकर महोदय ने वल्लभी को देव संस्कृति का कीर्ति स्तंभ कहा है। क्या कहा है अल्तेकर ने? तो अल्तेकर ने इसे देव संस्कृति का कीर्ति स्तंभ कहा गया। चीनी यात्री हैंसवांग और इतिसांग दोनों इस समय आए और इस समय हर्षवर्धन के समय उन्होंने गुजरात के वल्लभी विश्वविद्यालय की तुलना नालंदा विश्वविद्यालय के समान कर डाली। और इस तरह इन चीनी यात्रियों ने बोला कि जिस तरह नालंदा की भव्यता को देखते हैं वो उसी प्रकार से वल्लभी विश्वविद्यालय भी अपने चरम पर था। यहां पर 100 बौद्ध विहार और 6000 भिक्षु रहा करते थे। नालंदा की तरह ही यहां वल्लभी में पुस्तकालय हुआ करता था और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त न्याय, विद्या, वार्ता, साहित्य आदि सभी विषयों पर शिक्षा दी जाती थी। इस समय विद्वानों ने 7वीं सदी के मध्य में वल्लभी महाविद्यालय के प्रमुख आचार्य स्थिमती और गुणमती थे जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी से आए आचार्य जो स्थिति मती और गुणमती थे उन्होंने इस वल्लभी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया। 8वीं सदी में जब अरबों ने आक्रमण किया तो आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप इसका पतन चालू हो गया। और फिर 12वीं सदी में जब आक्रमणकारियों ने भारत के अंदर आक्रमण कर दिया तो मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से वल्लभी यूनिवर्सिटी भी नष्ट हो गई। नालंदा के समान ही अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक और विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसका नाम था विक्रमशिला। भागलपुर में स्थित अंतिचक गांव में स्थित कोशी और गंगा नदी के संगम पर स्थित शिला संगम नाम से जानी जाने वाली विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और इस तरह विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के समय धर्मपाल ने इसका नाम विक्रमशील रखा और इस तरीके से इस महाविहार को विक्रमशिला महाविहार कहा गया। धर्मपाल के द्वारा यहां पर 6 महाविद्यालय और प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष बनाया गया जिसे विज्ञान भवन कहा जाता था। और इस तरह नए तरीके से अब यूनिवर्सिटियां खड़ी करने लगे। सेंटर पॉइंट को विज्ञान भवन कहा गया और प्रत्येक कक्ष में विज्ञान भवन बनाया गया। 108 अध्यापकों को यहां रखा गया और प्रत्येक महाविहार में एक द्वार पंडित होता था जिसके द्वारा परीक्षण किए जाने के पश्चात ही इसमें प्रवेश दिया जाता था। शिक्षा तंत्रयान वज्रयान की शिक्षा सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। अब तंत्रवाद
और यहाँ पर फैल चुका था। इसके अलावा यहाँ पर द्वार पंडित जो थे वही इसका परीक्षण किया करते थे और इस तरीके से तंत्रवाद का केंद्र बनता जा रहा था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की खासियत है कि यह यूनिवर्सिटी में शिक्षा संस्कृत में दी जाती थी। जापान, चीन, तिब्बत, कोरिया, थाईलैंड, भूटान, नेपाल सब के सब विद्यार्थी आते थे, ले लो एडमिशन, ले लो एडमिशन। और 12वीं शताब्दी तक आते आते लगभग 3000 विद्यार्थियों ने यहां पर शिक्षा प्राप्त कर ली और लगातार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे यहां पर विद्यार्थी। आचार्य दीपंकर, श्री ज्ञान अतीश सबसे प्रसिद्ध, और उभयंकर गुप्त, ज्ञानपाद, रत्नाकर आदि सभी इसमें शामिल थे। प्रमुख संपदाध्यक्ष कुलपति होता था, जिसकी सहायता हेतु एक प्रशासनिक परिषद हुआ करती थी। पाल शासकों के द्वारा स्नातकों को पंडित की उपाधि दी जाती थी और अब चलकर पंडित नाम की उपाधि इन आचार्यों को मिलने लगी और इस तरीके से पंडित उपाधि धारण किए जाने लगे। उच्चतर उपाधियों में महापंडित, उपाध्याय, आचार्य ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियों से भी संबोधित किया जाता था अगर वो कोई विशेष प्रकार की कला करके दिखा दे। तारानाथ कहता है कि तर्कालंकार और तक्र चक्रवर्ती जैसी उपाधियों से सुशोभित किया जाता था, लेकिन 1203 में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे भी किले को समझकर इसे नष्ट कर दिया और तब यहाँ के कुलपति थे शाक्य श्री भट्ट और वो तिब्बत चले गए और तिब्बत जाकर उन्होंने अपना ज्ञान जो है वो यहां दिया। और इस तरीके से काशी भी इस समय शिक्षा का केंद्र था। अथर्ववेद में हमें काशी के बारे में जानकारी मिलती है, जिसकी स्थापना महाभारत काल के समय दिवोदास ने की थी। महाजनपद काल में काशी एक बहुत बड़ा महाजनपद बन गया था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। बुद्ध काल में भी यहां पर ब्रह्मदत्त नामक राजाओं का सामान्य रूप से हमें जानकारी मिलती है। गौतम बुद्ध ने भी काशी सारनाथ में ही ज्ञान प्राप्त किया था और यहीं पर अपना धर्म चक्र प्रवर्तन यानी पहला उपदेश दिया और इस तरीके से धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाएगा। जब महात्मा बुद्ध पहली बार अपना ज्ञान देंगे उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाएगा। प्राचीन काल में ही शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में जातक कथाओं के अनुसार 16 वर्ष की उम्र में विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दी जाती थी। शिक्षा संस्कृत में दी जाती थी। काशी शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था और हेनस्वांग भी कहता है कि इस समय शैव धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था और काशी की गणना 7 पवित्र मोक्षदायिनी नगरियों में करी गई है और 12वीं सदी तक कश्मीर जो काशी है वो शिक्षा का एक केंद्र बना रहा और शिक्षा इस समय सबसे महत्वपूर्ण बनी रही। प्राचीन काल में कश्मीर भी शिक्षा का केंद्र बन चुका था। कश्मीर में भी कई विद्वान थे, जिसमें कुमार जीवन ने शिक्षा प्राप्त की थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय कराई गई थी और इस तरीके से यहां पर शिक्षा का एक केंद्र बन चुकी थी। यहां पर रत्नाकर, शिवस्वामी, शैवेंद्र, कल्लड़, श्रीहर्ष। कल्लड़ ने जो राज तरंगिणी की रचना की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और शैवेंद्र ने वृहत कथा मंजरी की रचना की। तो याद रखना, बाद में चलकर इसे सोमदेव पूरा करेंगे वृहत कथा मंजरी को, जो शैवेंद्र की है। और इस तरीके से कश्मीर भी शिक्षा का एक केंद्र बन चुका था और इस तरीके से शिक्षा के कई केंद्र आ चुके थे। धार भी परमार वंश के शासकों के समय एक शिक्षा का केंद्र बन चुका था। अजमेर भी इस समय विगराज चतुर्थ के समय अजमेर भी शिक्षा का केंद्र बन चुका था। अनहिल पाटन गुजरात में शिक्षा का केंद्र बन चुका था। कांची तमिलनाडु में शिक्षा का केंद्र बन चुकी थी और इस तरह देखते ही देखते कई शिक्षण संस्थानें स्थापित होने लगी और भारतीय ज्ञान की एकदम लड़ी सी आ गई। और इस तरह दक्षिण भारत में शिक्षा के केंद्रों को एक शब्द प्रयोग किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये शब्द याद रखना, घटिका। घटिका मतलब दक्षिण भारत के शिक्षा केंद्रों को कहा जाता था। ग्रंथों की रचना इस समय महाकवि दंडनीश शूद्रक की 12वीं कांची ने की गई थी। ओदंतपुरी बिहार में भी एक महत्वपूर्ण पाल शासकों के द्वारा बनाया गया, जिसमें बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। सोमपुर बिहार ये भी बांग्लादेश में था, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। यह भी पाल शासकों के द्वारा स्थापित किया गया, सोमपुर बिहार। और इस तरह बांग्लादेश में जगदल
महाविद्यालय भी मिलता है और जगदल महाविद्यालय भी पाल शासक रामपाल के द्वारा स्थापित किया गया, जो तंत्र विद्या का केंद्र था। अवलोकितेश्वर को समर्पित यहां पर नालंदा परंपरा को आधारित बनाया गया। पुष्पगिरी महाविद्यालय ये उड़ीसा में था और तेलहारा महाविद्यालय जो बिहार के नालंदा में ही स्थित था। और वर्तमान में बिहार का सबसे बड़ा महाविहार तेलहारा का महाविहार है। और इस तरीके से शिक्षा का केंद्र जो है कई क्षेत्रों को बनाया गया। इसके अलावा विक्रमपुर बंगाल में अपनी पुरानी राजधानी का उल्लेख भी इसमें किया गया है। नागार्जुनकोंडा, अमरावती, कांपिल्य, कांचीपुरम, कश्मीर, पुष्कुलावती, काशी, उज्जैनी और कान्यकुब्ज, ये सब के सब जो हैं भारतीय शिक्षा के केंद्र बन चुके थे। और इस तरह भारतीय शिक्षा की कई केंद्र जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं इस समय। और इस तरीके से भारतीय शिक्षा पद्धति जैसे जैसे बढ़ती गई, भारतीय शिक्षा पद्धति के नए नए आयाम आते गए, लेकिन भारतीय शिक्षा पद्धति के तहत जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए उनके कुछ दोष भी हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले दोषों की अगर बात की जाए तो इस समय जो वैचारिक और दार्शनिक दोष था वो ये था कि धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। शिक्षा पर धर्म अत्यधिक प्रभावित हो गया था और व्यक्ति भौगोलिक और आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिया जाने लगा था, जिसकी वजह से शिक्षा धर्म के ही चारों ओर घूमती रहती थी। आदर्शवादी दृष्टिकोण, शिक्षा का दृष्टिकोण व्यवहारिकता की अपेक्षा आदर्शवादी अधिक था। तर्क शक्ति इसमें नहीं थी। इस समय वेदों और अन्य प्रमाणित ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था, ना कि उसे तर्क शक्ति और मौलिक चिंतन के आधार पर तोला जाता था। यानी कि इस समय चिंतन कोई मायने नहीं रखता था। पाठ्यक्रम इस समय अगर बात की जाए तो धार्मिक विषयों की ही प्रधानता बनी रही। शिक्षा लौकिक विषयों की अपेक्षा धार्मिक विषयों पर दी गई। वेद, पुराण, दर्शन, धर्मशास्त्र, व्याकरण, साहित्य आदि पर ही इस समय अध्ययन किया जाता था। इतिहास, राजनीति, धर्मशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान आदि लौकिक विद्याओं की अपेक्षा की जाती थी, यानी इनकी उपेक्षा होती थी। कला और शिल्प, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, ललित कलाओं पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। संस्कृति की सुरक्षा पर बल दिया जाता था और शिक्षा प्राचीन संस्कृति की सुरक्षा की ही कामना करती थी। आलोचनात्मक रूप से देखा जाए तो भारतीय शिक्षा पद्धति विद्वानों ने तैयार ना कर सकी और प्राचीन ज्ञान परंपरा आलोचनात्मक समीक्षा ना करने की वजह से नवीन बौद्धिक सिद्धांतों के सामने टिक नहीं पाई। विदेशी ज्ञान के प्रति हमने उदासीनता रखी और हमारा ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान माना जाएगा। इसी के आधार पर भारतीय विद्वानों ने अपने दर्शन को सर्वश्रेष्ठ माना और अल-बरूनी भी अपने विद्वानों की इसी प्रवृत्ति का उल्लेख करता है कि ज्ञान विज्ञान के प्रति उदासीन थे भारतीय। शिक्षा का आधार सीमित था, कुछ ही वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और शिक्षा भी संस्कृत में दी जाती थी। और इस तरीके से भारतीय शिक्षा के ये कुछ दोष हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को इसे याद करना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इसी तरीके से अपनी तैयारी बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो उड़ान एकेडमी के साथ जुड़े रहें। आप चाहें तो कई जो तैयारी है उसके कुछ सब्जेक्ट जो हैं आपको YouTube पे मिलेंगे, कुछ हमारे ऐप पे मिलेंगे। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप उड़ान एकेडमी के सेंटर जो ऑफलाइन इंदुपुरी में स्थित है वहां भी आ सकते हैं। तो इसी के तरीके से आपकी तैयारी को और बेहतर करेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।